नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि देश में लोकसभा का चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है, यानी कि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। दरअसल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम हम सबके सामने होगा। इस बार चुनाव आयोग नियमों को लेकर काफी सख्त नजर आया। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म के नाम पर भाषण नहीं दे सकती हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने 4 अहम चुनौतियों पर बात की, जिन्हें लेकर इस बार सख्ती दिखाई जा रही है। चाहे वो धर्म की राजनीति हो, विज्ञापन और खबर का अंतर हो, अफवाहों का बाजार हो या चुनाव में पैसों का खेल हो। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन सख्त नियमों के सामने देखा जाए तो ये जो नियम बनाए गए हैं, तो क्या इन सख्त नियमों के सामने आने से राजनीतिक दलों में कुछ बदलाव आएगा? क्या चुनाव आयोग की सख्ती इस लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष बनाने में सहायक साबित होगी? ऐसे ही कई सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। उसके पहले आपको हम चुनाव आयोग की ओर से जो तारीखों का ऐलान किया गया, इस दौरान बड़ी बातें क्या कही गई हैं, कौन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो चुनाव आयोग की ओर से आज कही गई, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कही गई हैं, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। सुनिए जरा। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे, ताकि ये प्रोविजन ना रहे। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। बोर्ड यू बाय व्हाट आई सेड। सो नाउ we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां by-poll होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं, ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। येलो पोर्शन ही ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये 20। तो देश का इंतजार अब खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे कि आखिर किसकी कितनी तैयारी है, यानी कि तमाम पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे हैं। एनडीए की ओर से अपने दावे किए जा रहे हैं, INDA जो गठबंधन है उसकी ओर से अपने दावे किए जा रहे हैं। अब ये जो लड़ाई है वो ज़बरदस्त हो चुकी है, रोचक हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस पार्टी की कितनी तैयारी है, यानी कि बीजेपी के भी अपने दावे हैं, कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इस सब के अलावा डॉक्टर परमवीर सिंह, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा अभिनव सिंघल,
जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। कि सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है कि भाई देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए डेट शीट तो जारी हो चुकी है, अब आपकी परीक्षा की बारी है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है अश्विनी जी? जी देखिए, इस समय ये लोकतंत्र का जो ये उत्सव है उसकी आज आधिकारिक घोषणा हो गई है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से मेरा यह अनुरोध होगा कि जिस दिन उनका यहाँ वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाकर वोट दें और जो भी पार्टी को जिताना हो उनको जो अच्छा लगे उनको इस लोकतंत्र के अवसर में उत्साह के साथ जाकर वोट देकर उसको जिताएं। दूसरी बात, आपने तैयारी की बात पूछा। तैयारी हमारी जो देखिए उसी दिन से चालू हो गई थी। 2014 में हम लोग सरकार में आए तो जिस दिन इस देश की सार्वजनिक लज्जा माताओं बहनों की थी, शौचालय जब बनाए हम लोगों ने, तो उसी दिन से तैयारी शुरू हो गई। जिस दिन से उस माता बहन को हम लोगों ने गैस का कनेक्शन दिया, तैयारी हमारी उसी दिन से शुरू थी। जिस दिन से हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड दिया, तैयारी शुरू थी। आज के दिन में हमारे कार्यकर्ता, किसान मोर्चा हो, पंचायत प्रकोष्ठ हो या अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, सभी गांव गांव में जाकर और बूथ अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जिस तैयारी से लगे हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में भरोसा रखते हुए हम जनता के पास जा रहे हैं, अपने कामों को बता रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने जो फ्रेजाइल 5 की अर्थव्यवस्था थी, 5वीं अर्थव्यवस्था पर ले आकर खड़ा किया है। अब तीसरे टर्म में तीसरे अर्थव्यवस्था पर ले आकर खड़ा करेंगे। आप हमारी तरफ देखिए, और जनता ने विश्वास वो किया। आज चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, इसकी चर्चा हो रही है। कोई आपका चैनल, कोई समाचार पत्र, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह, कहीं भी नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। सब लोगों ने ये चर्चा करना है कि 400 पार जा रही है कि नहीं जा रही है। यहां पर गणित है। 272 तो हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और आज जनता हमको आशीर्वचन के रूप में 4 जून को आपके सामने फिर बैठाएगी कि 400 पार का नारा जो हमारा था वो चरितार्थ हुआ, क्योंकि मजबूत नेतृत्व, मजबूत संकल्प शक्ति और कर्तव्य निष्ठा इस देश की पहचान रही है माननीय मोदी जी की, जिसको लेकर इस चुनाव में हम लोग उतरे हैं और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी जनता और उनको 4 तारीख को 400 पार का नारा चरितार्थ करेगी। ठीक है, लेकिन मुन्ना खान जी, भाई अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमने जो काम किए हैं हमारे पास तो वो है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और इसकी तैयारी हमने, ऐसा थोड़ी है कि अभी से हम कर रहे हैं कि भाई चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो इसकी बहुत पहले से चली आ रही है। भाई कांग्रेस पार्टी की कितनी तैयारी है चुनाव के लिए? चुनावी तारीखें आपके सामने हैं, डेट शीट जारी हो चुकी है। कांग्रेस कितनी तैयार है और कांग्रेस के पास देश को देने के लिए विजन क्या है, या सिर्फ बुराई करनी है बीजेपी की? मुन्ना खान। सत्ता पक्ष से अभी भी सवाल नहीं हो रहा। 10 साल शासन काल सत्ता पक्ष ये बताए कि गांव के लिए क्या, किसान के लिए क्या क्या, जवान के लिए क्या क्या। अभी हमारे घनिष्ठ मित्र अश्विनी शाही जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। अरे अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार। 140 से 45 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वो इसका इंटरनल सर्वे कह रहा है, इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है कि 140 और 145 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। आपने देखा होगा कि अगर कोई मकान का मैं सेल परचेज करता हूं, मान लीजिए मैं परचेज कर रहा हूं, तो सेल वाला कहता है कि यार 4 लाख बोल दे, कम से कम 2.5 लाख तो देगा ही। तो इनकी लड़ाई 272 की है, 400 370 की नहीं है, क्योंकि देश की जनता मन बना चुकी है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब उखाड़ करके फेंकना है। क्योंकि मीडिया के बलबूते सरकार नहीं चल सकती। अच्छा, मीडिया सुर्खियों में ला सकता है, मीडिया हेड्स में ला सकता है, पे युवाओं को नौकरियां नहीं दे सकता, किसान की उन्नति नहीं कर सकता, जवान की उन्नति नहीं कर सकता, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि धरातल पे मित्र हमारे कुछ नहीं दिख रहा। और धरातल पे एक चीज दिख रहा है, वो है युवाओं का गुस्सा। वो गुस्सा किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, भगवान तो है, तो हमारे भगवान है जो ऊपर, दूसरा भगवान है लोकतंत्र की जनता। ये जनता हमें चुनती है, तो जनता ने इसे 2013 में पेट भर के वोट देने का काम किया और बहुमत से लबालब बड़ी सरकार आज बताए अश्विनी शाही जी की युवाओं के लिए क्या हुआ, किसान के लिए क्या हुआ, जवान के लिए क्या हुआ,
क्या किसी देशवासी का भला हुआ? किसी देशवासी का भला नहीं हुआ। हाँ, 4-5 लोगों के भले हुए, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। तो ये 5 आपको वोट नहीं देने वाले है ना, 5 कई वोट दिलवाने वाले। अभी दूसरी बात, अभी कह रहे थे चुनाव आयोग की बात, तो चुनाव आयोग पे भी निष्पक्षता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस क्या थे कि 2 पक्ष के, 2 विपक्ष के और एक रिटायर्ड जज की नीति में क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। शाह और शहनशाह की तानाशाही ने एक पक्ष के, विपक्ष के को लिया और 2 पक्ष के लोगों को, तो बहुमत तो इनके हाथों में है कि अपने हिसाब से इन्होंने चुनाव आयोग को सेट किया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो बताए अरुण गोयल जी का इस्तीफा क्यों हुआ? 2019 में आपको पता होगा, अशोक लवासा जिसने शाह और शहनशाह के खिलाफ आवाज उठाई, बाद में उसके साथ क्या हुआ? कितनी बार ईडी सीबीआई गई? ये सारे मंजर जनता के सामने, जनता समझ रही है, जनता समझदार है, देश की जनता बहुत समझदार है। ठीक इस बार है, अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। देखिए मुन्ना खान जी की पार्टी जो है, मुझे लगता है, कहते हैं लोग कि पढ़े लिखों की पार्टी है। इनको, मुन्ना भाई, ये भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था वो आया था इंटरिम आदेश, कि जब तक इस पर कानून नहीं बन जाता है, सुन लीजिए, जब तक इस पर कानून, अरे सुन लीजिए भाई, जब तक इस पर कानून नहीं बन जाता है तब तक ये व्यवस्था रहेगी। अगर कानून सरकार बना देती है तो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, और वही काम हुआ है। अधीर रंजन चौधरी साहब आपके उसके मेंबर हैं, उन्होंने इन 2 आयुक्तों के ऊपर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। हाँ, उन्होंने चयन प्रक्रिया पर विरोध किया हो, लेकिन इनके ऊपर नहीं किया। इससे निष्पक्षता साफ झलकती है कि उनकी रजामंदी भी थी उसमें। दूसरी बात में आता हूं, एक लाइन का इनका जो कहना था कि क्या किया, हमको अब नहीं बताना है, आप जाइए, हम भी जा रहे हैं, जनता के बीच में बताइए। 19 में बताया हमने, 14 में बताया, जनता ने दोनों बार आपको लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता लायक नहीं छोड़ा। इस बार 24 में 24 आपको मिलेगा मुन्ना खान जी। और मोहम्मद की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी जो घूम रहे हैं, वो मोहम्मद की दुकान उनकी शटर डाउन हो चुका है, अब वो प्रासंगिक नहीं रहे वो। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस को ममता बनर्जी ने हटाया भगाया, कम्युनिस्टों ने हटाया भगाया, चाहे केरल हो और चाहे बंगाल हो। यहाँ पर देखिए आप, एक दिल्ली में साथ में गाली देंगे और वहां साथ में लड़ेंगे। तो ये ठीक है, जल्दी से मुन्ना खान, जल्दी से हाँ, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी फटाफट। देखिए, सवाल ये है कि अभी ये बात कर रहे थे विकास की, मैं ये समझता हूं कि अगर 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है तो फिर डिबेट मत कीजिए देश के डीजीपी पे, बहस मत कीजिए देश के डीजीपी पे। 2014 में आशा भरी निगाहों से जनता ने आपको वोट दिया, देश के प्रधानमंत्री को वोट दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी जी को वो चलिए कोई बात नहीं। मुन्ना खान अब चुनाव आ चुका है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो अब भाई जनता के दरबार में आपको भी जाना है, उनको भी जाना है, जनता अपने आप तय कर लेगी। भाई आप इस पर कितनी भी बहस कर लीजिए, आप वो कहेंगे हमने काम किया है, आप कहेंगे आपने कोई काम नहीं किया। बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई जनता के दरबार में जब आप जाएंगे तो जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर परमवीर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आज चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया, चुनाव आयोग की ओर से आज बहुत सारी बातें भी कही गई, बहुत सारी नई बातें भी कही गई हैं, और कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जो लगता था वाकई में कि चुनावी लोकतंत्र के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी इसी पर चाहूँगा जो कुछ आज ऐलान किया गया चुनाव आयोग की ओर से, और दूसरा भाई अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम आपको नजर आ रहा है? अमित जी, देखिए, चुनाव आयोग ने आज अपना चुनावी घोषणा कर दी है, तारीखें बता दी हैं, और सबसे पहले बड़ी बात मैं जो कहूंगा, मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे थे कि ये लोकतंत्र का पर्व है, जो दुनिया में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है तो वो भारत में मनाया जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत वर्षों से चुनाव आयोग अपना काम करता आया है। भारत की डेमोग्राफी को देखिए, जनसंख्या को देखिए, बहुत मजबूती से काम करते हैं। लगभग इस बार 1.5 करोड़ लोग चुनाव आयोग की तरफ से लगे हुए होंगे जो चुनाव कराएंगे, सफलतापूर्वक कराएंगे। सबसे अच्छी बात, चुनाव आयुक्त ने सबसे पहले अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा था कि हिंसा और पैसे का प्रभाव का वो चलने नहीं देंगे, सख्ती से निपटेंगे। तो स्वागत योग्य कदम है, और वैसे कभी करने भी नहीं देते, इक्का दुक्का घटना के होते चुनाव आयोग सख्ती से निपटता है। चुनाव आ गया है, एक चीज चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों को आपके चैनल के माध्यम से, चुनाव आयुक्त ने जो बात कही है मैं दोबारा बोलता हूं, उन्होंने कहा है कि आपत्तिजनक बयान देने, वो जात पात को लेकर, वो धर्म को लेकर हो, या किसी आपत्तिजनक बयान देने के ऊपर चुनाव आयोग सख्त रहेगा। तो मुझे लगता है कि पार्टी के लीडर्स को कुछ भी बोलने से पहले, बड़बोलापन दिखाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि पता लगे चुनाव लड़ने की बात
टिकट ही निरस्त ना करना पड़ जाए, तो थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। तैयारी सब लोगों ने अपनी अच्छी की, अब तो एग्जाम की डेट फाइनल आ गई साहब। देखिए, तैयारी तो विद्यार्थी साल भर करता है, ऐसे ही नेता भी है, वो चुनाव से पहले अपना काम, जो आप ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखाना पड़ेगा ना, और आगे क्या करने वालों को बताना पड़ेगा, तो जनता वोट उस पर देगी। तो अब तो एग्जाम की डेट तैयार हो चुकी है, अब आयन मौके के ऊपर न कोई ऐसा करने का रातों रात पढ़ के जीत जाना या पास हो जाना मुश्किल है। और नकल करना तो मुझे लगता है इस बार के इम्तिहान में असंभव ही है, तो उस पे ना किया जाए। बाकी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे आएंगे, तो उनको वोट देना चाहिए। अपनी सरकार हमें चुननी होगी, तभी हम सरकार के ऊपर दोष कर सकते हैं। यदि हम इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे तो वोट सबको देना चाहिए। 100% हमारे यहाँ बहुत देखी गई है बात कि हमारे यहाँ चुनाव का जो स्तर है वो 60-70 के बीच में घूमता है। तो मेरा मानना है कि 80 से ऊपर जाना चाहिए, और अच्छे काम जिन पार्टियों ने किए हैं उनकी जीत निश्चित है। जो सिर्फ बयानबाजी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिनव सिंघल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है, तमाम जो जानकारी वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है ना इस बार, वो ऐसी नज़र आ रही है, जो एक स्टूडेंट है वो पूरे साल तो पढ़ाई करता नहीं है, लेकिन जैसी परीक्षा का टाइम नज़दीक आता है वो धड़ाधड़ रात दिन एक कर देता है, 2-4-6 दिन पूरी पढ़ाई करता है, उसके बाद पेपर में चला जाता है और उसका रिजल्ट कैसा होगा हम सबको पता है। तो क्या ऐसी तैयारी नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी की आपको? देखिए, सबसे बड़ी अब की बार जो ये चुनाव हमारा घोषित हुआ, पहले तो सबकी बधाई, देशवासियों को बधाई। 2 दरबार सबसे बड़े, एक महादेव का और एक जनता का। तो जनता के दरबार में अब जाने की बारी राजनीतिक पार्टियों की सबकी आ चुकी है। 10 वर्ष में जिस तरह से भाजपा अपना काम कर रही है, तो मुझे तो लगता नहीं कि भाजपा को कभी भी चुनाव में जाने की जरूरत पड़ती है। वो तो ऑल टाइम चुनाव में रहते हैं, ऑल टाइम चुनाव में रहते हैं। रही बाकी बची पार्टियां, किसी पार्टी के कोई जो मुख्य लीडर है कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहे हमको। सबसे बड़ी बात कांग्रेस, राहुल गांधी जी अकेले पूरे देश में यात्रा चला रहे हैं, बाकी सब नेता कहाँ हैं? सिर्फ सोशल मीडिया, सिर्फ न्यूज चैनल, सब एसी कमरों में बैठे हैं। लिस्टें कोई समझ नहीं आ रही कि किसको कहां से चुनाव लड़ाया जाए। पश्चिम यूपी की तो ये स्थिति है कि जब से चौधरी जयंत सिंह जी छोड़ के गए हैं साथ में, तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को कैंडिडेट बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं अब। तो ये बड़ा चिंताजनक है कि ये चुनाव एक तरफा चुनाव है, और निष्पक्ष चुनाव तो आप जानते हैं, जनता वोट देती है तो उसमें तो कभी भी डाउट करने की जरूरत नहीं होता, निष्पक्ष होता है। क्योंकि वोट, मैं बार बार, अभी परसों के शो में भी कहा मैंने एक जगह कि भाई जब बार बार जनता के दरबार में कोई पार्टी जाए, जनता अपने हिसाब से वोट देती है। और बीजेपी ने जितना काम किया है वो सब वो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग जो है चैनलों के माध्यम से, अपने पार्टी के सदस्यों के माध्यम से जनता तक पहुंचाती रहती है। रही बात कांग्रेस की, बड़े लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, माना कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कहीं कोई भी एक कार्यकर्ता उनका इस चीज का व्याख्यान करने को तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये कांग्रेस की कमी है, ये कांग्रेस की हार है। आज कांग्रेस के सारे बड़े लीडर भाजपा में क्यों आ गए? क्या वो सिर्फ सत्ता शासन के साथ रहना पसंद करते हैं, या कांग्रेस में उनके साथ कोई समस्या महसूस कर रहे थे वो लोग? आप देखिए कि आप सोशल मीडिया देखें, आप जनता के बीच में जाएं, कहीं भी जाएं, सिर्फ भाजपा का ही नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि भाजपा जनता के बीच में लगातार सक्रिय है। वो एसी कमरों में नहीं बैठी है, उनके बड़े बड़े नेता, उनको भी काम दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको यहाँ भेजा जाएगा, उनके साथ उनके चीजों को उनको नियम बताए जाते हैं। लेकिन अन्य पार्टियों में मुझे लगता है कि नेतागण सब अपनी ढपली बजा रहे हैं और अपना राग गा रहे हैं। कोई भी मुझे लगता है कि अपने शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में सही से रहता है या सही से चलता है। किसी भी पार्टी को आप लीजिए विपक्ष में, आज आप बताइए कितनी लिस्टें किसकी जारी हो गई हैं। एक भाजपा पार्टी है जिन्होंने अपने पुराने ही सांसदों पे अपना भरोसा जताया है। उन्हीं सब ज्यादातर आप देखेंगे उनकी लिस्टों में वही सांसद हैं जो पिछले 2 बार से जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो किया है ना भाजपा ने भी। तो कांग्रेस बात के लिए बोलना चाहिए फील्ड में आकर कि हमने ये किया है, क्यों नहीं बोलते हैं? भाई आप कुछ करेंगे, मैं कुछ करूंगा, तो जो करेगा वही बोलेगा ना। बिल्कुल। अकेले यात्रा चलाने से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। और ये महापर्व है, इससे आप बच नहीं सकते। जैसे 10वीं के बोर्ड में सब दिख जाता है, बच्चा कितना पढ़ा है पूरे साल, उसने मजा किया है कि पढ़ा है, उसने खेलकूद किया है कि पढ़ा है। तो ये जनता का महापर्व जो है, ये संविधान का महापर्व जो है, ये खेलकूद से नहीं चलता है। इसमें आपको 365 दिन और पूरे 5 वर्ष आपको जिम्मेदारी से रहना पड़ेगा। आपको जनता के अधिकारों के बीच में उनके लिए काम करने पड़ेंगे। आपको जनता का हमेशा सामना करना पड़ेगा, अपनी खामियों को मानना पड़ेगा। आज देखिए, अभी गृह मंत्री जी ने जब पीछे अभी जो अपनी रैली की उसमें कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक चीज को घर तक पहुंचाइए। क्यों नहीं विपक्ष पार्टियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? क्या भाजपा की सोशल मीडिया भाजपा की पेटेंट प्रोडक्ट है क्या? सोशल मीडिया क्या भाजपा का पेटेंट प्रोडक्ट है, या भाजपा ने उसको पेटेंट करा के रख लिया है? बिल्कुल सही बात है।
वो काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी खामियों को भी पहचान रहे हैं, और देखिए कुछ सीटों पे मंथन भी कर रहे हैं जहां उनके सांसदों ने काम नहीं किया, उनकी योजनाओं को, उनकी नीतियों को लोगों तक नहीं पहुंचाया। आप देखिए एक समय पर जब योजनाएं आती थी तो वो योजनाएं ऊपर से नीचे आते आते शून्य हो जाती थी। आज योजनाएं सीधा ऊपर से नीचे आती हैं, बीच में उन योजनाओं के लिए कोई रास्ता नहीं है। योजना देने वाले और योजना लेने वाले सीधे एक दूसरे के संपर्क में हैं। और उसके लाभार्थियों की कमेटी बनाई ना भाजपा ने, वो उसका पूरा ले। और देखिए यही कहा बीजेपी के बारे में, यही कहा जाता है कि बीजेपी ने ये जो पहले सब चीजें चलती थी ना, जातियों में लोगों को बांटा जाता था, ये सब चीजें बहुत बीते दिनों की बात हो गई है, और बीजेपी ने एक अलग ही वर्ग बना लिया है जिसको कहा जाता है लाभार्थी वर्ग। और ये लाभार्थी वर्ग जो है वो बीजेपी के लिए बहुत काम आ रहा है। एक बड़ी बात कहना चाहूंगा। जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ देखिए, जैसे आपने देखा बीजेपी ने लाभार्थी वर्ग बनाया, आज वोट डालते हुए सारी जातियां समाप्त हो जाती हैं, उससे वोटर हो जाता है, वो भारतीय वोटर हो जाता है। तो भारतीय वोटर को दिखाई देता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन मेरे साथ में है, कौन मेरे साथ में नहीं है लगातार। तो इस चीज का बहुत बड़ा फर्क है। मुस्लिम देखिए ना, हमारे समाज के मुस्लिम भाई भी आज भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चे में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या है, काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। तो ये जाति का विषय नहीं है, वोट भारत देश का विषय है, ये भारतीयों का विषय है, हम हिंदुस्तानियों का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुन्ना खान भाई, उन्होंने जो नारा दिया 400 पार का, अब की बार 400 पार, बीजेपी 300 पार या 370, हाँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, वो तो नारा सेट कर रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है, उनको कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंट है अपने इस नारे को लेकर, अपनी बात को लेकर। उनको पता है कि वो जो कह रहे हैं वो कर भी पाएंगे। लेकिन आप तो कोई नारा ही सेट नहीं कर पाए ना, अगर वो नारा दे रहे हैं तो आपको दिक्कत है। नहीं, वो नारा भी तो था इनका कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला निगम सरकार, वो नारा नहीं था। 15 लाख इनके नारे नहीं थे, 2 करोड़ नौकरियां साल के नारे नहीं थे, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे बैठेंगे वो नारे नहीं थे, 100 स्मार्ट सिटी इनका नारा नहीं था, युवाओं का रोजगार इनका नारा नहीं था, किसान के हित की बात, किसान की दोगुनी आय इनका नारा नहीं था, काले धन इनके नारे नहीं थे। तो सारे नारे देश की जनता देख रही है। अब ये यशवनी शाही के मैं तो फिर भी चुनाव जीत रहा हूँ, तो मैं सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव हिटलर भी जीतता था। तो ये शाह और शहनशाह जिस तरीके से तानाशाही करके, मुझे लगता है मुन्ना खान जी, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, मुझे लग रहा है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने ध्यान से नहीं सुना है। जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं ना, उस सवाल का बड़े ही शालीनता से, बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, और उन्होंने पूरे तरीके से बताया है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ईवीएम पर सवाल खड़ा करती हैं वो किस तरीके से बेनकाब हो गई हैं। उन्होंने अच्छे से बताया है। एक शेर भी कहा है। हाँ, और शेर व शायरी जो चली है वो तो सबने देखी है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना जरूरी नहीं, वफा खुद से नहीं खता ईवीएम पर लगाते हैं। अब ये ईवीएम का दौर शुरू हो जाएगा इन लोगों का, जो बिलाप है वो ईवीएम पर शुरू होगा इन लोगों का, क्योंकि वोट नहीं मिलेगा, ईवीएम पर शुरू हो जाएगा कहानी। अब मुन्ना जी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ 2 लाइन का। इसका यही पहचान है, चोर बोले जोर से। मुन्ना भाई, अभी मुन्ना भाई जोर से बोल रहे, आप क्यों ये लग गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ईवीएम पे बार 9 महीने से लगातार जो देश के जाने माने वकील वो सवाल उठा रहे, अगर पारदर्शिता थी तो आप भाई 150 ईवीएम मांग रहे थे, वो दे देते आप। अरे भाई, अभी तो गए थे आप लोग हाई कोर्ट, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, खुला है, हम तो कह रहे हैं। यशवनी जी सुन तो लेने हमारे 14,000 किलोमीटर जब चंद्रयान पे आप नीचे बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या ईवीएम मशीन पे कंट्रोल नहीं हो सकता है? ये इतना असंभव नहीं है। और जिस कर्नाटक में भी हमने कंट्रोल कर लिया था, क्या चुनाव हो रहे थे, हिमाचल में भी हमने कंट्रोल कर लिया था। ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। यानी मुन्ना खान, चंद्रमा पर भारत की जो कामयाबी है, आपको लगता है उस पर भी आप शक पैदा कर रहे हैं? मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है शक पैदा कर रहे हैं। हाँ, और क्या, उस पर भी आपको शंका है? नहीं, आप देखिए ना, आपने क्या बोला अभी। सवाल एक बार और। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जो आप कह रहे थे कि भाई धरती पर बैठकर आप चंद्रमा पर जाकर कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या भारत ने जो एक ऐतिहासिक और एक बड़ी कामयाबी हासिल की चंद्रमा पर, वो क्या उसको लेकर भी शंका है क्या आपके मन में? नहीं, शंका नहीं। आखिर कंट्रोल रडार तो धरातल धरती से हुई ना, यही पूछ रहा हूँ। 14,000 किलोमीटर पे वो कंट्रोल हो सकता है,
तो क्या ईवीएम मोदी जी के हाथ से कंट्रोल नहीं हो सकता है? ये बताए ना इजराइल से कौन सी नहीं तो फिर ये ईवीएम तेलंगाना में कैसे ठीक चली? आप मुझे बताइए ना। रखा गया। तेलंगाना में अभी जो वोट पड़ा, तेलंगाना में अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर वोट किससे पड़ा? ईवीएम से पड़ा, किसी और से पड़ा? भाई साहब यही तो समझने की बात है। तो मैं यही तो आपको पूछ रहा हूं, आप यही बताइए, आप वहां वोट किससे पड़ा? यही समझने की जरूरत है। आप ये बताइए ना, वहां वोट किससे पड़ा, ये तो बताइए कम से कम। ईवीएम से ही पड़ा ना? अब मैं जवाब दे दूं? ईवीएम के जरिए वोटिंग हुई ना वहां पे। मैं जवाब दे दूं? मैं ये जवाब दे दूं? बोलिए आप। मैं कह रहा हूं यही समझने की बात है कि किस तरीके से चोर चोटों की उस्तादी होती है कि 2 राज्य में ईवीएम ना सेट करो, कांग्रेस को जितवाओ, ताकि लोग ये ना कहे कि सारा ईवीएम हैक है। बाकी 12 राज्यों में ईवीएम हैक करो, 3 राज्य छोड़ दो। और लोकसभा में साउथ में ये कंट्रोल नहीं करेंगे कि उन्हें पता है साउथ में इसका अकाउंट नहीं खुलता। अब ये उत्तर प्रदेश में हैक करेंगे जहां जनता नाराज है, वहां कहेंगे देखिए हिंदी पट्टी बेल्ट मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को वोट दिया हिंदी पट्टी बेल्ट। अरे मोदी जी को वोट नहीं दिया मित्र हमारे, वोट आपका ईवीएम मशीन दे रहा है। एक बात। दूसरी बात, अच्छा, थोड़ा दिन और रुकने की जरूरत है, 2 महीने। 2 महीने के बाद आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, जब जिस तरीके से युवाओं के आक्रोश दिखेंगे आपको, खुद ब खुद पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन वो वोट तो फिर ईवीएम के जरिए ही पड़ेगा ना? ईवीएम भरोसा है ना आपको? आपको भरोसा है ना कि देश का युवा ईवीएम के जरिए जो वोट डालेगा वो सही जगह जाएगा? भरोसा है ना आपको? युवा लठ लेकर के सांसदों के इंतजार में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। आपने देखा गिरिराज सिंह को, जो बेगूसराय से सांसद है, वो केंद्रीय मंत्री भी है, उनका विरोध आपने देखा। 1500 लोग लगभग भारतीय जनता पार्टी का, एक हाथ में झंडा दूसरे हाथ में काले झंडे लेकर के किस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई वहां पे, आपने देखा। अच्छा, राहुल गांधी की जनसभा में जो मोदी के नारे लगते हैं, वो भी देखे आपने? नहीं देखे क्या? वो वीडियो आपने देखे? ठीक से नहीं देखे क्या? ये सच नहीं है? मीडिया को कहता है गोदी गोदी, मोदी नहीं कहता है। चलिए ठीक है, आप मुन्ना खान, मुझे पता आप नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ अश्विनी जी जवाब दीजिए। देखिए ये लोग नारे ये लोग दिया करते थे, ये लोग देते थे गरीबी हटाओ, कभी गरीब नहीं हटाए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा इन्होंने दिया, रोटी कपड़ा और मकान हम दे रहे हैं। इन लोगों ने नारा दिया था जनता के बीच से गरीबी हटाकर मकान देने का, कि रोटी और कपड़ा और मकान हमने दिया। जो 34 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से दिया गया, वो आज अगर राजीव गांधी जी वाले माना जाए तो 27-28 करोड़ रुपया तो कांग्रेस ही खा गए होते। तो इन लोगों ने वो किया नहीं। सड़कें थी नहीं, 3 किलोमीटर रोज बनाते थे, हम 37 किलोमीटर बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब आज हिंदुस्तान को हमने बनाया। आज हम इंफ्रा में 2 नंबर पर हैं। आज हम नीतियां हमारी बदली हुई हैं, विदेश नीति से लेकर हर जगह की बदली हुई हैं। तो कांग्रेस को जनता देख रही है कि कांग्रेस करती क्या थी। 85% खा जाते थे कांग्रेसी, 15% जनता के पास पहुंचता था। अब डीबीटी से पूरा पहुंचता था। आपके साथी पैनलिस्ट ने भी बताया, राजनीतिक विश्लेषक ने। आज स्थितियां इतनी है खराब इन लोगों के पक्ष में कि जनता इनको देखना नहीं चाहती। और मैं तो कह रहा हूं 24 में 24, और सर्वेक्षण आया है उत्तर प्रदेश में तो एक भी सीट नहीं पा रहे हैं। तो अमेठी भी आ रहा है, रायबरेली भी आ रहे हैं। अब इनका जब उत्तर प्रदेश से ही सफाया हो गया, जहां खानदानी सीटें हुआ करती थी, तो देश कहां पूछने वाला है। इसीलिए किसी भी क्षेत्रीय दल ने इनको तरजीह नहीं दी, और सभी क्षेत्रीय दलों के लिए, लगभग 80% क्षेत्रीय दलों के लिए ये अछूत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। 10 सेकंड हाँ, जल्दी से बोलिए आप। हाँ जी, हाँ बोलिए मुन्ना खान, 10 सेकंड भाई बोलिए। देखिए अभी अश्विनी जी कह रहे थे कांग्रेस 85% खा जाती थी। कम से कम कांग्रेस सच बोलने की साहस तो रखता था, जो मामला था वो उजागर किया। दूसरी बात, मतलब खा गया, मान लिया इन्होंने मान लिया कि कांग्रेसी खाते थे। खाने वाले कौन थे भाई? अगर सच में स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी तो बताइए कि खाने वाले कौन थे? राजीव गांधी अश्विनी जी सुन तो ले। अश्विनी शाही के गालों पे जो लाली है ना, ये देन कांग्रेस। पर्सनल टिप्पणी नहीं, कुछ ऐसे टिप्पणी मत करिए प्लीज। सुन ले। कुछ ऐसे लोग नहीं, लालिमा तो आपके चेहरे पर भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन गाली दे रहे कांग्रेस को। पढ़ाई की है कांग्रेस के बनाए स्कूल में, लेकिन गाली दे रहे कांग्रेस के। उसमें से हमारे अश्विनी शाही भी हैं। आज ये जो इनके गालों पे जो लाली है ना, ये कांग्रेस की देन है। ये बैलगाड़ी चला रहे होते वहां जाकर के पाकिस्तान में।
नहीं तो वहां तो फिर आपको भी जाना पड़ता ना। ठीक है अभिनव जी, आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हम लोग हैं। क्यों जाते? हाँ हम लोग थोड़ा अंग्रेजों के दलाल थे या जिन्ना के अच्छा, साथ ठीक है। सरकार बनाई हाँ, थी हमने। बोलिए। हम क्यों जाते? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ अपने साथियों से, सभी से, अब जिसने जो किया है जनता देख रही है, जनता ने सब कबूला है। अब ये विरोधाभास का समय नहीं है, अब ये जनता का सामना करने का समय है। और मैं अपने साथी कांग्रेस के साथी मुन्ना भाई से निवेदन करना चाहूंगा, 24 में आप भी जान रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने लिए कोई भी कदम रखने की गुंजाइश नहीं करी है, तो मुझे लगता है कि 24 में तो रिजल्ट सबको, पूरे देश को दिख रहा है कि क्या होने जा रहा है। और ये आप देखिए, ये आवाज पैनलिस्टों की नहीं है, ये पार्टी की आवाज नहीं है, जनता के बीच से ही अब आवाज आ रही है। 400 पार का नारा अगर आज भाजपा ने दिया तो वो जनता के बीच से आने के बाद ही दिया। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रखता है कि बिना जनता के बीच जाए कोई भी अपने आप इतना उससे कह दे कि भाई मैं 400 पार जा रहा हूं। भाई कांग्रेस भी नहीं कह पा रही है कि हम 200 पार जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कह पा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, टीएमसी नहीं कह पा रही है बंगाल के अंदर, तो कोई तो वजह है ना जो भाजपा इतनी बड़ी बात कह पा रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं। और आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ एसी में आराम किया है। अब ये संघर्ष का वक्त था, ये जनता के बीच में जाने का वक्त था। अगर भाजपा कोई खामियां कर रही थी तो उनकी खामियों को उजागर करने का वक्त था। लेकिन भाजपा ने खामियां क्यों ना क्यों, भाजपा ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। घर घर अपने आदमी को इन्होंने व्यवस्थित किया है। जो संघ कहा जाता है या अन्य शाखाएं जो भाजपा की कही जाती हैं, आप देखिए अल्पसंख्यक विंग बनाई, आप देखिए जनजातीय मोर्चा को अलग करके बनाया, एक एक व्यक्ति का जो है आंकड़ा भाजपा ने अपने साथ जोड़ा, एक एक निवास से अपने एक एक व्यक्ति को जोड़ा। तो उसका रीजन यही ना, तो भाजपा 400 पार क्यों नहीं जाएगी आज? और 400 पार जाने का कारण उनके साथ अलायंस में भी सब पार्टियां हैं, जो पार्टियां उनका भी अपना। अब आप देखिए, अभी कुछ समय पहले यूपी के अंदर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी को लिया गया, तो कहीं ना कहीं उनका समाज भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। ये देखने के बाद अंतिम, बहुत समय के अंतिम में आके तय किया गया ना, तो ये राजभर समाज भाजपा को चाहता है। अगर राजभर समाज भाजपा को नहीं चाह रहा तो उत्तर प्रदेश में क्यों उनको शामिल किया जाता? तो अब ये जो समय है, अब ये विरोधाभास का नहीं है, समय अब पूरा हो चुका, काम पूरा हो चुका। अब जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में अपनी बातें रखिए। अब जनता पसंद करेगी और नापसंद करेगी। अब किसी के ऊपर हम काम के आरोप लगाएं या नहीं करने के आरोप लगाएं तो इनसे कोई वास्तव नहीं रहा। अब ये 2 महीने के अंदर सब निष्पक्ष होकर निकल आएगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने आज तारीखें अपनी, बिल्कुल ठीक है मुन्ना खान, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर परमवीर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके पहले उनकी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं क्योंकि समय ज्यादा बचा भी नहीं है। हाँ डॉक्टर परमवीर, आप बोलिए। अमित जी देखिए, बात क्या होती है, राजनीति जो होती है वो एक पार्ट टाइम जॉब नहीं होती है, सतत चलने वाला कार्य है, सारी जिंदगी लगानी पड़ती है। मुझे अभी भी अच्छे से ध्यान है, मैंने कई डिबेट्स में भी सुना है कि इंदिरा जी का नारा था एक टाइम पर कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब उन्हीं के पोते यहाँ पर अब जातीय जनगणना और लोगों से जाति पूछते हैं, और तो और टीवी मीडिया कर्मियों से जाति पूछते हैं कि तुम्हारे चैनल के मालिक की जाति क्या है। तो साहब देखिए, आपने कंफ्यूज कर दिया, आप किस तरफ है। आप अपना एक पोल तो सेट कीजिए ना, कि जैसे एक फुटबॉल का मैच चल रहा है कि गोल उस तरफ दागना है हमें। अब ये थोड़ी है कि जहां मेरे को लात मारने का मन करेगा उधर लात मार के गेंद पहुंचा दूंगा मैं। तो ऐसे इलेक्शन का सब सिस्टम बिगड़ जाता है। मतलब आप ये देखिए, मैं यहाँ पर बात करूंगा AIMM की बात करता हूं मैं, वो लगातार अपनी हैदराबादी सोच के हिसाब से काम चलते हैं। वो आज तक अपनी बात पर टिके हुए ना, वो किसी गठबंधन करते इस चीज की, इस मारे से वो कम से कम अड़ी तो है ना अपनी विचारधारा के ऊपर। आप तमिलनाडु में जाइए, आप DMK को देखिए, वो द्रविड़ की बात करते हैं, वो करते हैं बात विरोधाभास वाली, लेकिन वो हटते नहीं है, वो अपने स्टैंड पर कायम है। अब समस्या यहाँ पर ये है, भाजपा की बात भी कर लेते हैं, भाजपा का नारा था हिंदुत्व का, तो आज भी खड़े हैं उसके ऊपर। लेकिन ये कांग्रेस का कभी इधर कभी उधर चलने वाली रास्ता जो है, तो इसने पब्लिक वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया है। जो पुराने खाटी कांग्रेसी मेरे दोस्त हैं, वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और रही सही कसर पूरी करती है साहब ये EVM की। अमित जी मेरे को बड़े अच्छे से ध्यान है, मैंने चुनावों को बहुत नजदीक से देखा है। बस मैं कंक्लूड करूंगा, EVM की जो बात होती है, जैसे मान लो 7 बजे चुनाव शुरू हो रहा है, तो 6:30 बजे हर एक पोलिंग एजेंट बनता है, हर पार्टी का बनता है। चुनाव के अधिकारी उसके सामने मशीन को चेक करते हैं पहले कि भाई देखो सब लोग वोट डाल के, एक डमी वोटिंग भी होती है। उसके बाद जब सब लोग साइन करते हैं कि भाई हाँ ठीक है जी चालू करा जाए चुनाव, तो चुनाव चालू होता है। अब मानो कितने लाखों बूथ होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा इंटरनेट है? अभी तो अनपढ़ों जैसी बात है कि कोई ऐसी शक्ति आती है, देव शक्ति आती है, वो खराब कर जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है, आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर देंगे इस बात से। ठीक है, हाँ मुन्ना खान बोलिए जल्दी से। देखिए, इंदिरा गांधी ने लगभग 60 साल पहले नारा दिया था, वो नारा हमारे मित्र को याद है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने खुद नारा दिया कि मैं OBC जाति से हूँ। बाद में कहता नहीं कोई जाति मेरी नहीं है, जाति सिर्फ एक ही है, वो है गरीब। ये भूल गए, लेकिन इंदिरा गांधी याद है। क्यों? इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही आता सुबह सुबह
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाई होती है कि आप जब भी बात करें प्रेजेंट टाइम की ना करें, बात करते चलिए करते ठीक है, कभी लाल किला गए, चलिए कभी ठीक है ठीक जामा है। मस्जिद, कभी, मुन्ना खान जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ क्योंकि चले समय जाओ बचा नहीं मेरे वहाँ पास। पर। अश्विनी जी यही जल्दी बात से, है। अश्विनी जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका 10 भाई देखिए, सेकंड। व्हाट्स हाँ पढ़कर ज्ञान ले लेना चाहिए। एक नीतियां और नारे इन्होंने बनाए, इम्प्लीमेंट बिल्कुल। हम कर रहे हैं, जनता के बीच में हम लेकर उसको जा रहे हैं और वही जनता इनको समझाएगी, जनता इनको बताएगी। 4 बिल्कुल तारीख सर, को अमित बिल्कुल। जी बहुत आपसे धन्यवाद फिर आप सभी का मिलेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन चुनावी तारीखों का ऐलान आज हो चुका है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि चुनावी शोर जो है वो और ज़्यादा जोर शोर से देखने को मिलेगा, दमखम के साथ देखने को मिलेगा। और सुदर्शन न्यूज़ पर भी इसी तरीके से जो बड़ी कवरेज है, जो मेगा कवरेज है, आपको इस लोकसभा चुनाव की देखने को मिलेगी। तो कौन पड़ेगा किस पर भारी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।